सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मींस कि आज़ादी के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी का क्या हाल था। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो वो किस हालत में छोड़ के गए थे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बेसिक टर्म है वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो इस बेसिक टर्म्स को हम पढ़ते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी बैकवर्ड होती है? तो सबसे पहले हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जिस इकोनॉमी में, जिस नेशन में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बिल्कुल हाई होती है, मतलब पीक पे पहुंच चुकी होती है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बिल्कुल लो होता है। मींस कि ना ही उन्हें अच्छा खाने को मिल रहा है, ना ही उन्हें अच्छा पहनने को मिल रहा है, ना ही कोई भी सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है, सफाई ही नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन लोगों को जूझना पड़ता है। तो वो होता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले अब थर्ड आता है हाई मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट हाई मींस इसका मतलब क्या होता है, जो 1 साल से न्यूबॉर्न बेबी है वो 1 साल के अंडर ही, मतलब 1 साल का होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जिस कंट्री में जितने ज्यादा बच्चे मरते हैं, जितने ज्यादा 1 साल से बच्चों की डेथ होती है, तो उस कंट्री का हाई मोर्टेलिटी रेट उतना ही हाई होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है पुअर हेल्थ सर्विसेज की वजह से। और वो है अब है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक बंदे ने एक कंट्री में जन्म लिया तो वो कितना ईयर एक्सेप्ट करता है कि मैं इतने साल तो जीऊंगा ही जीऊंगा। फॉर एग्जांपल 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी अराउंड 36 to 37। बट आज की डेट में जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 68 ईयर्स। तो हम सोच सकते हो कि हमने कितना इंप्रूव किया। तो जिस कंट्री की जितनी ज्यादा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो उतनी ही बैकवर्ड होती है। और एक और इसमें पॉइंट आता है वो है लो पर कैपिटा इनकम। मींस कि हर एक आदमी की जो इनकम है वो बिल्कुल लो होती है। तो सारी चीजों, जो भी इकोनॉमी में ये सारी चीजें होती हैं, 4-5 चीजें, तो वो बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर गिनी जाती है। अब जो सेकंड टर्म आती है वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमी जिस या तो वो ग्रोथ कर ही नहीं रही है, एक जगह पे स्टक हो गई है, और या बिल्कुल धीरे धीरे से वो ग्रोथ कर रही है। जैसे उसकी ग्रोथ रेट मुश्किल से 1 या 2% पर एनम होगी, तो वो रुकी हुई है या फिर बिल्कुल स्लो ग्रोथ कर रही है, तो वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब लास्ट आपका आता है वाइब्रेंट इकोनॉमी। सो वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमी होती है जिसमें टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से, जिस इकोनॉमी में चेंज आते हैं उसके प्रोडक्शन के काम में। मींस अब आप देखते हैं जब इंडिया में कंप्यूटर आया तो जो भी बैंक था, पोस्ट ऑफिस थे, या फिर बहुत सारे ऑफिसेस थे, उन्होंने पेपर को रिप्लेस करके कंप्यूटर को ला दिया, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी जिन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। जिस इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज आता है वो इकोनॉमी होती है वाइब्रेंट इकोनॉमी। सो ये ही कुछ बेसिक टर्म्स थी आपकी जो आपको पता होनी जरूरी थी। So friends, let's start with the first topic of your first chapter, जो है कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इसमें हम क्या देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। स्टेट कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए, एक ही बात है। और क्या इसके फीचर्स थे और क्या इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में, जब अंग्रेज हमारी कंट्री को छोड़ के गए थे। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम या फीचर्स वो आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्शन। सो प्रोडक्टिविटी का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। तो प्रोडक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है? फॉर एग्जांपल 2 पीपल है, वो है एक ए है और एक बी है। दोनों के पास एक फील्ड है, मींस एक ए के पास एक बी के पास, और दोनों ही 100 हेक्टेयर्स की हैं, ए के पास भी और बी के पास भी। सो दोनों ने ही अपनी फील्ड पे सेम रिसोर्सेज के साथ वीट को उगाया है। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब बी अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, वीट को, और वो उसका वेट करता है, तो उसका टोटल वेट आता है 100 kgs। और बी जब अपने वीट को काट के हार्वेस्ट करके उसका वेट करता है तो उसका टोटल वेट आता है 120 kgs। तो यहीं पे प्रोडक्टिविटी का मेन डिफरेंस है, वो है 20 kgs का। मींस कि पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर लैंड पे बी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 1.2 kg, और ए का कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 0.1 kg। तो 0.2 kg का डिफरेंस है, वो प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस है। सो प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन था वो भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफी कम था। तो आज से 4 मतलब प्रेजेंट टाइम से 4.6 टाइम कम था प्रोडक्शन। मीन कि अगर एक खेत पे पहले 100 किलो उगते थे, तो आज के टाइम में उसी खेत पे सेम रिसोर्सेज के साथ
460 किलो गेहूं उगते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी का, वो उस टाइम पे काफी लो थी। तो और सेकंड पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड टिलर। सो द टिलर कौन थे? टिलर थे जो एक्चुअल फार्मर थे, जो फार्मिंग करते थे लैंड पे, और ओनर कौन थे? उस लैंड के ओनर। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट था, इनकी लड़ाई थी। जो मेन जो टिलर्स है वो सारा खर्चा करते थे, सारी मेहनत करते थे और प्रोडक्शन करते थे, बट ओनर एज अ रेंट की फॉर्म में उनसे एक ह्यूज पार्ट ले लेते थे आउटपुट का, और टिलर्स के पास अपने गुजारे के लिए भी नहीं बचता था। एक तरह से हम कह सकते हैं उनका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता था, और उनके ऊपर डेप्ट मतलब जो उनका कर्जा है वो बढ़ता जा रहा था। तो एक हाई गल्फ हो गया था, एक गैप हो गया था टिलर्स और ओनर्स के बीच में। जो ओनर्स है वो काफी रिच हो गए थे और टिलर्स दिन प्रतिदिन पुअर होते जा रहे थे। और जो थर्ड पॉइंट आता है ह्यूज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। सो उस टाइम पे क्या था, कोई भी परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन मीन की सिंचाई का कोई भी परमानेंट साधन नहीं था। अगर बारिश होती थी तो अच्छी फसल उग जाती थी, अगर बारिश नहीं होती थी तो अच्छी फसल नहीं उगती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली स्कूल जाते हो, वहां पे आपका एक फ्रेंड आता है आपको बाइक पे लेने, और आप उसके साथ बैठ के जाते हो, तो आप टोटली डिपेंड हो स्कूल जाने के लिए अपने फ्रेंड पे। अगर आपका फ्रेंड 5 मिनट जल्दी आ जाता है तो आप 5 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाते हो, और 5 मिनट लेट आता है तो वो आप 5 मिनट लेट स्कूल पहुंचोगे। उसी तरह हमारा क्रॉप प्रोडक्शन पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। और जो फोर्थ पॉइंट आता है इंडियन फार्मिंग लैंड वर वेरी फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि एक लैंड का पार्ट तो आपका यहाँ है और एक लैंड का पार्ट इससे 10 किलोमीटर दूर है। तो जब आप यहाँ पे बोओगे फसल को, उसके बाद आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा दूसरी लैंड के पार्ट में फसल बोने के लिए। उस टाइम पे कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, कोई भी रिसोर्स नहीं थे, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था ही नहीं। तो इस टाइम पे वो 10 किलोमीटर का सफर तय करने में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, एफर्ट्स वेस्ट होते थे, तो एनर्जी भी वेस्ट होती थी। उस वजह से प्रोडक्शन इस वजह से भी काफी लो था। और प्रोडक्ट अगर एक लैंड छोटी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इसलिए भी कम ही होती है। तो यही टोटल आपके 4 पॉइंट थे। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, फीचर्स कह लीजिए। मेनली तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इन प्रॉब्लम्स का क्या कारण था। आपके फीवर हुआ है, आप डॉक्टर के घर दवाई लेने, तो उस फीवर का क्या कारण है। उसी तरह ये प्रॉब्लम्स थी, तो इन प्रॉब्लम का क्या कारण है, क्या कोज है। तो अब हम इनके कोज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कोज थी वो थी लैंड रिवेन्यू सिस्टम। सो फ्रेंड, लैंड रिवेन्यू सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या था कि एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जमींदार को बोला था कि वो एक फिक्स्ड सम ऑफ टैक्स लेंगे जमींदार से, और जमींदार को खुली फ्रीडम दी गई थी कि वो टिलर्स मीन फार्मर से कितना भी टैक्स ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक फिक्स सम लेती थी जमींदार से, एक फिक्स अमाउंट लेती थी टैक्स की, और जमींदार अपनी मर्जी से टिलर से जितना मर्जी होता था उतना पैसा लेते थे। उसकी वजह से जो टिलर्स है उन बेचारों के पास अपनी सब्सिस्टेंस, अपने गुजारे लायक भी पैसा नहीं बचता था। और अब आप खुद ही सोचिए कि आप एक काम कर रहे हो, उसमें आपको अपने गुजारे लायक भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या वो काम आप अच्छे से कर पाओगे। आप खुद सोच सकते हो कि इसी तरह टिलर्स भी बस अपना मन मार के, क्योंकि और कोई काम अवेलेबल ही नहीं था, वो काम कर रहे थे बिना मन के कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो अपने गुजारे लायक भी कुछ नहीं बचता। और सेकंड पॉइंट है वो था फर्स्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सब कमर्शलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड? कमर्शलाइजेशन क्या होता है? क्रॉप को उगाना, फसल को उगाना अपने गुजारे के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए। तो फोर्सफुली पहले जो इंडिया का फार्मर था वो फसल उगाता था, उसमें अपना गुजारा करता था, थोड़ा सा अपने गांव के लिए, थोड़ा सा बेच देता था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो उसको फोर्सफुली फार्मर को शिफ्ट करा दिया कमर्शलाइज्ड फार्मिंग की ओर, ताकि वो बेच के कैश क्रॉप की ओर शिफ्ट करा दिया। कैश क्रॉप क्या थी? इंडिको। इंडिको एक नील होता है, वो एक फसल होती है जिससे ब्लू कलर बनता है। उससे पहले हमारे जो इंडिया के किसान थे वो राइस और व्हीट को उगाते थे और अपना गुजारा करते थे, बट अब उन्हें कैश चाहिए था अपना गुजारा करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने उनको फोर्स किया था ताकि वो इंडिको उगाए और जूट उगाए, ताकि वो कैश अर्न कर सके और ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्रीज में ब्रिटेन में वो रॉ मटेरियल के तौर पे बेच सके, ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो सके। तो कमर्शलाइजेशन भी एक बहुत ही बड़ा कारण था बैकवर्डनेस का। और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन आपको पता होगा 1947 में जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो कंट्री के 2 पार्ट हो गए थे, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, एक तो आज जो पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान बना था। तो जो हाई हिल्डिंग मतलब जो अच्छी लैंड थी जूट प्रोड्यूस करने के लिए, वो
पश्चिम पाकिस्तान मीन्स अब बांग्लादेश के हिस्से में चली गई थी, और इंडिया का अपनी कंट्री के बॉर्डर्स है उनके अंदर वो अच्छी जूट प्रोड्यूसिंग लैंड नहीं बची थी, उस वजह से जूट का प्रोडक्शन भी डाउन हो गया था। तो ये सारे 3 पॉइंट थे जिनकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर भी करें ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।